एवरीवन। आज हम टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि हमारा पैरालॉजिकल एनालिसिस। ये टॉपिक डिस्कस हम कुछ पार्ट इसका पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर जो पैटर्न था और इसके अंदर पैटर्न है उसका हम प्रैक्टिकली डिफरेंसेस देखेंगे कि पैरालॉजिकल एनालिसिस की शिक्षा शास्त्र जो हमारा विश्लेषण है उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट की कॉन्सेप्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सेकंड, लिस्टिंग बिहेवियर आउटकम, लिस्टिंग एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट एंड लिस्टिंग एवोल्यूशन टेक्निक कि जो हम अपना शिक्षा शास्त्र के दौरान विश्लेषण करते हैं उसके अंतर्गत हमें जो चीज हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट कि हमारा इसका कॉन्सेप्ट कैसे है शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का। सेकंड, लिस्टिंग बिहेवियर आउटकम कि व्यवहार जन्य शब्दावली के दौरान हमारी अभिव्यक्ति क्या हो रही है। एंड सेकंड, लिस्टिंग एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट कि हम इसके दौरान किस प्रकार की सूची तैयार करें कि जिसके माध्यम से हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं और जो हमारे प्रयोग होते हैं। एंड लास्ट, लिस्टिंग एवोल्यूशन टेक्निक कि हम मूल्यांकन करने के लिए किन प्रविधियों का प्रयोग इसके माध्यम से करते हैं, किन कौशलों का प्रयोग इस कथनों के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा पैरालॉजिकल एनालिसिस शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है क्या। कि ये दो शब्दों के मेल से बना है जिसके अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करते हैं वो दो शब्द कौन से हैं। शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र जो शब्द है हमारा वो प्रयोग हो रहा है और सेकंड प्रयोग हो रहा है विश्लेषण। एनालिसिस जो हम करते हैं ये किस प्रकार से करने का प्रयास हम करते हैं। एनालिसिस जो करते हैं उसके अंदर हम इस चीज को ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर देखिए कि जो हम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, विश्लेषण के अंदर हम क्या जानने का प्रयास करते हैं कि जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभिन्न भागों को अवयव जिस प्रकार से अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग अवयवों के अंदर अलग अलग इकाइयों के रूप में हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। जब हम इन रूपों से उनकी सूची तैयार करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। लेकिन जब इस विश्लेषण को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर प्रयोग किया जाता है, विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा शास्त्र विश्लेषण कहलाता है। जिसके अंदर हम देखते हैं कि विश्लेषण की प्रक्रिया का जो प्रयोग है वो हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं कि किसी वस्तु के लिए उसका प्रयोग जब हम करते हैं, जैसे विद्युत के लिए हम यदि हम विद्युत शब्द के विश्लेषण की बात करते हैं तो इसके लिए हम पानी के लिए प्रयोग करते हैं दो भागों के रूप में। इस प्रकार से एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए प्रयोग करते हैं कि जो हम पानी की मात्रा देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा की किन किन चीजों से मिलकर हम इनको तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम जो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षण हमारा एक महत्वपूर्ण भाग है और शिक्षण के अंतर्गत हम विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं, हम बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, किन प्रविधियों का प्रयोग करते हैं, उन प्रविधियों का प्रयोग करके हम कैसा अनुमानित अपेक्षा करते हैं विद्यार्थियों से कि उनके अंदर इस प्रकार से हम ला सकते हैं। जैसे हम अपना टॉपिक लेते हैं कि आप जनसंख्या घनत्व, पिछला हमने लास्ट ईयर के अंदर जो टॉपिक किया जनसंख्या घनत्व के बारे में किया, जनसंख्या वृद्धि के बारे में टॉपिक हमने किया। जैसे आप जानने का प्रयास करते हो, पहला हम बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं कि क्या बच्चा जनसंख्या, यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें, एनालिसिस का कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं कि जनसंख्या के अंदर हम टॉपिक ले रहे हैं कि एनालिसिस करते हुए जो हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या है। पहले ये जानने का प्रयास करें कि कॉन्सेप्ट के अंदर हम एनालिसिस किसका करेंगे, जनसंख्या घनत्व क्या है या इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि क्या है।
जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके द्वारा जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित, इसके अंतर्गत यदि हम एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं, जनसंख्या घनत्व क्या हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि क्या हो सकती है, थर्ड हमारे जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार की ये हमारी इस प्रकार की एनालिसिस के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करते हैं। यदि इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं क्या उत्पन्न हो सकती हैं, समस्या क्या उत्पन्न हो सकती है जनसंख्या वृद्धि से या जनसंख्या घनत्व बढ़ने से हमारी क्या किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसके अंतर्गत हम जानने का प्रयास करते हैं। समस्या हमारी किस प्रकार की हो सकती है, जैसे बेरोजगारी की हो सकती है, बेरोजगारी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा खाद्य समस्या हो सकती है हमारी कि यदि जनसंख्या बढ़ती है तो वो किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हमारी होती हैं। जनसंख्या घनत्व हम एनालिसिस करना चाहते हैं। इस एनालिसिस के दौरान, विश्लेषण के दौरान हम जो अपना कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है, वो क्यों बढ़ता है, जनसंख्या वृद्धि होने से क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, जनसंख्या घनत्व को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, जनसंख्या बढ़ने की वृद्धि होने के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या या खाद्य समस्या या कई प्रकार की समस्याएं हैं जो कि जनसंख्या बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि के कारण वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये मानते हैं कि हम अपना जनसंख्या से संबंधित जो टॉपिक है वो हमारा, उसके आधार पर हम एनालिसिस करने का प्रयास इसके अंदर करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत हमारा ये आता है कि आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट, लिस्टिंग बिहेवियर आउटकम की व्यवहारजन्य शब्दावली में अभिव्यक्ति क्या हो सकती है, किस आधार पर हम अभिव्यक्ति करने का प्रयास करते हैं। अब शिक्षण करने के उपरांत हम इस प्रकार की प्रदर्शन की अपेक्षा करते हैं कि जो हम शिक्षण कार्य कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर चुका है, एक अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान ये चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब अपेक्षित व्यवहार के अंदर अध्यापक क्या सोचता है कि इसके अंतर्गत आप क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो जिसके अंतर्गत आप अपेक्षित व्यवहार बच्चों से करने का प्रयास आप करते हो। इसके आधार पर हम मानते हैं कि हम सबसे पहले कि जो हमारा जनसंख्या घनत्व है, बच्चों से आप किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हो कि जो आपने दिया, जो आपने समझाया, तो बच्चों से आउटकम करने का कि व्यवहार जन्य जो हमारी शब्दावली प्रणाली है उसके अंतर्गत अभिव्यक्ति किस प्रकार की हो सकती है, टीचर किस प्रकार से उसको अभिव्यक्त करता है, या बच्चे से आप क्वेश्चन पुट करते हो, बच्चा उसको किस प्रकार से अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। देखिए, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट उसके बाद प्राप्त होता है। कंप्यूटर पे हम काम करते हैं, पहले हम कीबोर्ड के माध्यम से कुछ उसके अंदर डालते हैं, उसके बाद उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से टीचर क्या करता है, शिक्षक क्या करता है, कुछ पहले देने का प्रयास करता है, कॉन्सेप्ट का विश्लेषण करता है, उसके बाद आउटकम के रूप में हम क्या उम्मीद करते हैं कि हमें प्राप्ति हो सकती है, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि सबसे पहले कि जनसंख्या घनत्व को व्यवहार जन्य शब्दावली के अंदर अभिव्यक्ति क्या हो सकती है, जैसे जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करना, को परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। आपने पूछा कि जनसंख्या घनत्व क्या आता है, हम किस किस का विश्लेषण करना चाहते हैं, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं कि हम जो पूछना चाहते हैं, हमने पूछा क्या कि जनसंख्या घनत्व के बारे में,
उसको पूछने के दौरान हम उम्मीद क्या रखते हैं, अपेक्षा क्या करते हैं कि इस प्रकार की अभिव्यक्ति हो सकती है उसके व्यवहार से, जिस प्रकार से कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कर सकते हैं। या हम इसके अलावा कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व के बारे में उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा कि जैसे जनसंख्या घनत्व का उदाहरण दे सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमेशा हम ये एक अपेक्षा करके चलते हैं कि इस प्रकार का हो सकता है कि आप अध्यापक ये कोशिश करता है कि मेरे द्वारा जो एनालिसिस दिया गया है उसके आधार पर अध्यापक देने का प्रयास करता है कि जनसंख्या घनत्व का उदाहरण, जैसे हमने उदाहरण के रूप में लिया था कि दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है, पहले हमने टॉपिक किया था उसके अंदर हमने क्या था कि जनसंख्या घनत्व के रूप में कि दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है वो इतना ज्यादा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो घनत्व है वो 117 के नियर अबाउट है। तो इट मींस कि जनसंख्या घनत्व जो हमारे दिल्ली जैसे राजधानी है देश की उसका ज्यादा हो सकता है, बाकी जो हम अरुणाचल प्रदेश जैसी राज्य की यदि बात करें तो वहां पर जो जनसंख्या घनत्व है वो कम हो सकता है। तो इस आधार पर जनसंख्या घनत्व के उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। या इसके अलावा जो जनसंख्या घनत्व, तीसरा हमारा आता है कि जनसंख्या घनत्व अधिक शहरों वाले जनसंख्या घनत्व अधिक शहरों वाले कि जिनका जनसंख्या अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं, शहरों के बारे में बताना। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जनसंख्या वृद्धि के कारण से अवगत कराना कि हम किसके बारे में कि जो जनसंख्या बढ़ने के कारण है, किन कारणों से जनसंख्या है वो हमारी बढ़ रही है। फोर्थ पॉइंट हमारा जिसको हम नकारात्मक रूप में अपेक्षित करते हैं कि इस प्रकार से वो बता सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के हमारे जो कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारणों से अवगत करवाना कि जो हमारी जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं उनसे अवगत कराने का प्रयास किया जाना। कि इसके अंदर हम विशेष रूप से देखते हैं कि जो हमारी ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण भारत के अंदर जो जनसंख्या है उसके अंदर वृद्धि हो रही है। तो अपेक्षित रूप से हम ये, क्योंकि हम जो चाहते हैं क्या वो उतना पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जानने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जनसंख्या घनत्व वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, कौन से कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कि ऐसे कौन से कारक हैं जो जिनके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं, ये बताया जा सकता है कि ऐसे जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हमारे हो सकते हैं। तो ये हमें किसके माध्यम से प्राप्त होने वाले कारक हैं कि जिनसे हम आउटकम व्यवहारगत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कि जिसका हमने एनालिसिस किया, किस किस का एनालिसिस किया और अपेक्षित करते हैं कि उनसे हमें क्या प्राप्त हो सकता है उसके अंतर्गत। इसके अलावा तीसरा जो हमारा है वो है कि लिस्टिंग एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, कि इसके अंतर्गत हम किन क्रियाओं को जानने का प्रयास करते हैं। उस क्रिया के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि हम क्रियाकलाप और हमारी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत हम जो प्रयोग में लाने का प्रयास करते हैं, प्रयोग में लाने का प्रयास जो किया जाता है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को क्रियात्मक रूप से
क्रियात्मक रूप से जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि के बारे में लिखने की अक्षमता ग्रहण करना, कि बच्चों से एक्टिविटी करवाने का प्रयास किया जाता है, कि बच्चों को ये कहें कि आपने जो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व के बारे में क्रियाकलाप आपने सुनी है, सोची है, उसके माध्यम से हम किन तकनीकों का प्रयोग करेंगे, आप इसके अंदर अपना मेथड प्रयोग कर सकते हैं या अपनी किन एक्टिविटी या क्रियाकलापों को प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम विद्यार्थी के क्रियात्मक रूप से किसे, कि जो हम विद्यार्थी से उम्मीद करते हैं, क्रियात्मक रूप, किसका क्रियात्मक रूप हो, कि विद्यार्थियों से जो आप चाहते हैं कि हम कोई एक्टिविटी कराना चाहते हैं, कि वो क्या एक्टिविटी से क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके अंदर ये जानने का प्रयास किया है। क्रियात्मक रूप विद्यार्थियों को इसके अंदर हमारा जनसंख्या घनत्व के लिखने के बारे में, दक्षता ग्रहण करने के बारे में, कि क्रियात्मक, कि आप बच्चे को बुलाइए और बच्चे को खुद को कहिए कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, ये एक्टिविटी करवाने का प्रयास किया जाता है। कि उदाहरण दीजिए, कि आप बच्चे को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं, कि बच्चों को क्रियाएं करने के लिए कहते हैं, कि उदाहरण प्रस्तुत करना, कि बच्चों से आप क्रियाकलाप के माध्यम से, कि बच्चों को कहिए कि आप ब्लैक बोर्ड पर आइए और इससे संबंधित किसी भी प्रकार का उदाहरण देने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन, कि आप चित्र, चार्ट आदि से प्रदर्शन, कि बच्चों को कहिए कि हम, कि जो चाहते हैं आप उसके माध्यम से चित्र और चार्ट प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि जब बच्चा चित्र, चार्ट आदि का प्रयोग करेगा तो अपनी गतिविधियों के माध्यम से, अपने प्रयोग के माध्यम से, या किसी बच्चे को कहिए कि आप किसी ऐसे प्रयोग को करके दिखाइए जिसके माध्यम से आप स्लाइड आदि का प्रयोग करते हो और स्लाइड आदि से प्रयोग करके ये आप सिद्ध करने का प्रयास करते हो। तो इसमें प्रयोग आदि की बात को कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया है वो उचित है, वो सार्थक माना जा सकता है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इस हमारी शिक्षण के अंतर्गत हम अपनी उस सूची को तैयार करने का प्रयास करते हैं जिनके माध्यम से हमारी एक्टिविटी होती है, जिनके माध्यम से हमारी क्रियाएं होती हैं, क्रियात्मक रूप प्रस्तुत करता है, उदाहरण के रूप में चित्र, चार्ट आदि के प्रदर्शन से, या उसका किसी भी प्रकार से प्रयोग आदि के कारण प्रयोग करके प्रस्तुत करना, कि आप अपने प्रयोग के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हो। तो ये हमारा एक प्रकार का वो रूप है जिसके माध्यम से बच्चा अपनी क्रियाकलाप करता है और इस क्रियाकलाप से वो कुछ एक्सेप्ट करने का, हम उसमें व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा था नेक्स्ट पॉइंट। हमारा लास्ट पॉइंट है लिस्टिंग इवैल्यूएशन टेक्निक, कि हम अपने इस प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं। अब यहाँ पर टीचर जो क्या करेगा कि अपने इस वाक्य से जुड़ी हुई, क्योंकि इवैल्यूएशन हम करते हैं, इवैल्यूएशन किसके माध्यम से, कि मूल्यांकन के माध्यम से। इवैल्यूएशन जो है वो हमारा क्या है, किस रूप से है, कि हमारी मूल्यांकन की विधि या प्रविधि क्या है, कि मूल्यांकन की किन प्रविधियों का प्रयोग करके आप बच्चे का इवैल्यूएशन करने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की विधियों का रूप लेते हैं, जिसके अंदर हम बच्चे से क्वेश्चन पुट करते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि हम जनसंख्या वृद्धि के कारण देखिए कि आप बच्चे से क्वेश्चन पुट किया कि 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था, कि
1951 के अंदर जो हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं भारत का, क्या था कि हम मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। जिस भी टॉपिक को लेकर आपने एनालिसिस किया, उस टॉपिक के आधार पर आप व्यवहारिक रूप से अपेक्षा करते हैं और उस अपेक्षा के दौरान आप बच्चों की किन गतिविधियों के द्वारा ये जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे क्या कर सकते हैं, और उनका मूल्यांकन आप किस प्रकार से, किस प्रविधि के द्वारा कर सकते हैं। वो लिखित रूप से कर सकते हैं, वो ओरल रूप से कर सकते हैं। इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पुट करके प्रश्नावली के माध्यम से मूल्यांकन करने का प्रयास कर सकते हैं। या घनत्व क्या है, घनत्व क्या है, या जनसंख्या घनत्व कैसे हो सकता है। इसके अलावा हम आते हैं जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या कि जनसंख्या वृद्धि से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार से जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया कि 1951 के अंदर भारत का जनसंख्या घनत्व क्या हो सकता था। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व या घनत्व क्या है, या जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली हमारी समस्याएं क्या हो सकती हैं। तो हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो वो इसी प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। वो बच्चों को हम लिखित रूप से बच्चे से कर सकते हैं, वो ये हम ओरल रूप से बच्चे से कर सकते हैं, या कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम प्रैक्टिकली जानने का प्रयास करते हैं। तो ये था आपका टॉपिक जिसके अंदर हम पेडोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। किसी भी हमारे उप विषय को लेकर हमने अपना उप विषय के रूप में लिया जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या घनत्व। उसके ऊपर हमने अपना कॉन्सेप्ट करने का, क्लियर करने का प्रयास किया कि हम इसका एनालिसिस किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, या उसके अंदर हमारे अपेक्षित व्यवहार के अंदर हम आउटकम क्या प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी उससे संबंधित हमारी एक्टिविटी क्या हो सकती है, क्रियाकलाप क्या हो सकते हैं बच्चों से के माध्यम से, और लास्ट में हम उसका मूल्यांकन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका टॉपिक, हमारे सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके माध्यम से आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हो, सीख सकते हो। क्योंकि इसके अंदर महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि पेडोलॉजिकल एनालिसिस, कि आप किसी भी माध्यम से विश्लेषण करना चाहते हो किसी भी उपविषय का, तो विश्लेषण किस प्रकार से कर सकते हो। तो इन अलग अलग पार्ट्स का प्रयोग करके हम अपना एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। ओके, थैंक्स।